Dear students, in this video I will explain file management system and their disadvantages, means why we need database. The answer of this question, why we need database, is derived from the disadvantages of file management system. File management system is also known as conventional file processing system or traditional file processing system or simply file system. तो फाइल सिस्टम में जो होता क्या था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो फाइल क्रिएट भी करता है, उस फाइल में जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है उसका लॉजिक भी वहीं उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में होता है और रिपोर्ट जनरेट करने का काम भी उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम का होता है। मीन्स की टोटल टाइट लॉकिंग होती है फाइल के साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम की। हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल्स अपनी सेपरेट होती है, जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू फाइल्स में डेटा रिकॉर्ड्स को राइट किया जाए, रीड किया जाए, ऐड किया जाए या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है उसके लिए क्वेरी चलाई जाए। तो इसमें क्वेरी लैंग्वेज तो अलग से होती नहीं, जैसे DBMS की सपोर्ट से क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी फंक्शन परफॉर्म कराना होता है फाइल पर, वो सारा लॉजिकली होता है और वो सारा लॉजिक एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर होता है, लिखा जाता है। और हर एक फाइल से डेटा ड्रॉन करना, डेटा रिकॉर्ड स्टोर करना, ऐड करना, सबके लिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ उनकी सेपरेट फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर बात ये समझने वाली है बच्चों की, मैं यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है फाइल सिस्टम का। सपोज करिए कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए आपके हम कॉलेज की ही बात करते हैं, तो कॉलेज में एक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है, एक लाइब्रेरी है और एक एग्जामिनेशन सेंटर है। तो जो रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है उनको भी स्टूडेंट की डिटेल फाइल चाहिए, जो लाइब्रेरी है उसे भी स्टूडेंट डिटेल फाइल चाहिए और जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसे भी स्टूडेंट डिटेल फाइल चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो स्टूडेंट का डेटा, उसकी फ़ीस, ये सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो सेम स्टूडेंट्स की फ़ीस को मैनेज करना रजिस्ट्रेशन ऑफिस का काम है। फीस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो फीस डिटेल के साथ साथ स्टूडेंट की डिटेल्स भी एक्सेस कर रहा है, लेकिन उसकी सेपरेट फाइल्स है। सिमिलरली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू स्टूडेंट की डेटा को एक्सेस कर रही है लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स के साथ, जैसे कि बुक की डिटेल के साथ स्टूडेंट की डिटेल। एग्जामिनेशन सेंटर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, एग्ज़ाम सिस्टम, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो भी स्टूडेंट की डिटेल्स को एक्सेस कर रहा है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल प्रोग्राम्स इंडिविजुअल फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं। और इसमें क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि सेंट्रलाइज कंट्रोल ना होने के कारण एक जैसा डेटा, जैसे कि स्टूडेंट का ही डेटा, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एज, क्लास, सेक्शन, उसकी फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारा का सारा जो है वो अलग अलग फाइल्स में पड़ा हुआ है। तो जो स्टूडेंट का डेटा है वो अलग अलग फाइल्स में पड़ा हुआ है। फीस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अपनी सेपरेट फाइल है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अपनी सेपरेट फाइल है और एग्ज़ाम सिस्टम के लिए सेपरेट फाइल है। इसमें वो डेटा तो होगा ही जो एग्ज़ाम सिस्टम को इंडिविजुअली चाहिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बुक की डिटेल, इशू और रिटर्न का रिकॉर्ड, फीस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फ़ीस की डिटेल, लेकिन साथ में इसमें स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल भी तीनों फाइलों में होंगी। और चूंकि डेटा कॉमन स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट्स की कॉमन डिटेल्स ही इन फाइल्स में होंगी। मीन्स की सेम डिटेल, सेम डेटा, एक ही स्टूडेंट का डेटा तीन जगह अलग अलग पड़ा हुआ है और 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसको अलग अलग एक्सेस कर रहे हैं। यानी फीस मैनेजमेंट सिस्टम का लॉजिक अलग होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का लॉजिक अलग होगा और जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसका लॉजिक अलग होगा। हर एक सिस्टम अपनी अपनी इंडिविजुअल फाइल को एक्सेस कर रहा है और उसका लॉजिक उस पर अप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरीके से डेटा जो है वो सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ रिडंडेंसी।
तो यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर एक बात और समझनी ज़रूरी है कि बच्चों ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आपने कहाँ देखा है। आपने सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, तो बच्चों सी में आपने फाइल के प्रोग्राम बनाए, C++ में आपने फाइल के प्रोग्राम बनाए, जिसमें कि आप फाइल पॉइंटर टाइप का एक पॉइंटर बनाते थे और उसको ओपन करते थे रीड मोड में, राइट मोड में, और उसके बाद उसमें डेटा रीड कराते थे, राइट कराते थे, डेटा को जो भी लॉजिक लगाना होता था, आपको फाइल कॉपी करनी है सपोज, तो फाइल कॉपी का लॉजिक भी उसी प्रोग्राम में लगाते थे। मीन्स कि जो भी कुछ लिखना होता था सब कुछ उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में राइट करते थे और उसी प्रोग्राम से आप रिकॉर्ड बनाते थे। सपोज स्टूडेंट का डेटा आपको कॉपी करना है तो आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर फाइल पॉइंटर को राइट मोड में ओपन करेंगे और उसमें यूज़र से इनपुट कराएंगे स्टूडेंट का रिकॉर्ड और फाइल में उसको राइट कराते जाएंगे। उसके बाद फाइल को क्लोज़ करेंगे। अगर आपको न्यू रिकॉर्ड्स भी ऐड करने हैं पेंड मोड में खोलेंगे, फिर फाइल को क्लोज़ करेंगे। प्रिंट कराने हैं तो फिर फाइल में से रीड करेंगे और उसको आउटपुट के तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। मीन्स कि आपको जो कुछ भी लिखना है वो सारा लॉजिक आपको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा और इस तरीके से जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या बन जाएगी, आपकी एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की फाइल बन जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है उसे कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे उतनी ही फाइल्स होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा जो है वो सेपरेट होगा, अलग अलग लोकेशन में पड़ा होगा और एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ टाइटली कपल्ड होगा, टाइटली लॉक्ड होगा। Means कि if we want to change any structure, if we want to change the number of records, if we want to add a new information, if we want to query new information from the data file, then we have to change application program. तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। मीन्स कि जो आपका डेटा है वो एक ही सेम डेटा कई जगह स्टोर है तो इसको कहते हैं डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, जिसकी वजह से डेटा रिडंडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से डेटा की रिडंडेंसी होती है। तो अब ये डुप्लीकेसी ऑफ डेटा की वजह से क्या होगा बच्चों, वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस हो जाएगा। अब आप देखिए कि स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी, सेम रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी। तो ये 3 जगह डेटा जो है वो एक जैसा स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, डेटा रिडंडेंसी की। और इस डेटा रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, मेमोरी का स्पेस वेस्ट होगा। द सेकेंड इज इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम इज ड्राइव फ्रॉम डेटा रिडंडेंसी। चूँकि डेटा रिडंडेंट है इसीलिए इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आई। वो कैसे कि जब आपका डेटा सेम डेटा 3 प्लेसेस पर पड़ा हुआ है, मीन्स कि सेम डेटा मल्टीपल प्लेसेस पर पड़ा हुआ है, तो अगर कोई अपडेट हो, कोई चेंज हो डेटा में और आप उसे एक जगह चेंज कर दें और मान लीजिए अदर प्लेसेस पर वो चेंज होना रह जाए, मीन्स कि ये 2 फाइलों में चेंज करना रह गया, तो क्या होगा कि एक ही सेम डेटा, एक ही सेम रिकॉर्ड के लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन कुछ और होगी और यहाँ इन्फॉर्मेशन कुछ और होगी। दिस इज कॉल्ड इनकन्सिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, पहले वो बुलंदशहर में रहता था, फिर वो दिल्ली में रहने लगा या कहीं और रहने लगा, तो उसका एड्रेस अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट उसने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में की और रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने अपने फीस मैनेजमेंट सिस्टम में उसका एड्रेस चेंज कर लिया, तो उसका एड्रेस स्टूडेंट डिटेल फाइल में फीस मैनेजमेंट सिस्टम में तो हो गया, लेकिन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम सिस्टम में उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, वही रहा जो पहले था। मीन्स कि यहाँ पर उसका एड्रेस अगर न्यू दिल्ली है हो गया है तो यहाँ बुलंदशहर ही दिखाएगा जो प्रीवियस एड्रेस था। तो इसका मतलब कहने का मेरा ये है कि ये प्रॉब्लम ही इनकन्सिस्टेंसी कहलाती है और इसका मतलब है कि अगर सेम डेटा, सेम रिकॉर्ड है मल्टीपल प्लेसेस पर तो वो सेम वैल्यू के लिए एग्री नहीं कर रहे, मीन्स कि उनकी वैल्यू डिफरेंट हो रही है। दिस इज कॉल्ड इनकन्सिस्टेंसी एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। द थर्ड वन इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम जो होती है बच्चों, एक तरीके से प्रॉब्लम होती है कि कुछ कंस्ट्रेंट अगर हम लगाएं किसी भी फाइल पर कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, अपने प्रोसीजर होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हो ही नहीं सकती, मीन्स की गलती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ की एज है वो 30 से 60 के बीच हो सकती है,
तो 30 से छोटा कम एज का एम्प्लॉय नहीं हो सकता और 60 से ऊपर की एज का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। सिमिलरली कोई एंट्री ऐसी है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने वन डे में 26 आवर्स वर्क किया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक डे में 24 आवर्स ही होते हैं। तो इस तरीके की अगर कुछ गलत एंट्री हो जाए जो डेटा की इंटीग्रिटी को वायलेट करे तो ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम कहलाती हैं। डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा मीन्स कि डेटा को एक्सेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि डेटा सेपरेट प्लेसेस पर है, तो सेपरेट फॉर्मेट में भी है और अलग अलग उसकी पूरी फाइल पड़ी है। अगर कोई यूज़र किसी पर्टिकुलर डेटा को देखना चाहता है तो उसे पर्टिकुलर डेटा को अप्लाई करने की कोई क्वेरी नहीं है, या तो उसको अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें वो लॉजिक लगाएगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, या फिर उसकी जो फाइल होगी डेटा फाइल उसमें से सारा डेटा उठकर उसके पास आ जाएगा। मान लीजिए सपोज़ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स की डिटेल दिखाओ जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं की, तो यहाँ पर मैं सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ स्टूडेंट के जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं की। इसमें क्वेरी चलाने का तो कोई फीचर है ही नहीं, मुझे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें लॉजिक लगाऊंगी कि इसमें से वो डेटा फाइल उठ के आ जाए जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं की। तो होगा क्या कि स्टूडेंट की सारी फाइल उठ करके आ जाएगी। तो मुझे सारी फाइल तो देखनी नहीं थी, या तो मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिससे डेटा सेलेक्ट होगा, या फिर मुझे पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी जिसमें से डेटा मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी 2 MB की और हमारे पास आ गई 2 GB की फाइल, अब उसमें से छांटते रहो, नहीं तो फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखो। दोनों ही काम बहुत डिफ़िकल्ट हैं। इसके बाद प्रॉब्लम आती है एटोमिसिटी की। एटोमिसिटी प्रॉब्लम जो होती है वो ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम होती है। जो ट्रांजेक्शन होती है वो एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क होती है। जो एटोमिसिटी की प्रॉब्लम ये कहती है कि अगर ट्रांजेक्शन किसी डेटा पर कमिट हो तो या तो कम्प्लीटली कमिट हो या बिल्कुल कमिट ना हो। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? फाइल सिस्टम में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि यूज़र को सिक्योर किया जा सके, कि उसको कुछ ऐसा किया जा सके कि बस उतना ही डेटा उसे मिले जितना उसके लिए रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। चूँकि फाइल्स जो है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में बने हों, अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हों। मान लीजिए फीस मैनेजमेंट सिस्टम C लैंग्वेज में डिज़ाइंड है तो इसका फाइल C में बनी हुई है, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम C++ में डिज़ाइंड है तो इसकी फ़ाइल C++ में बनी हुई है, और एग्ज़ाम सिस्टम सपोज़ कि कोबोल में बना है तो इसकी फ़ाइल कोबोल में डिज़ाइन है। तो तीनों के फ़ाइल फॉर्मेट अलग अलग होंगे। अगर कभी इन केस ज़रूरत पड़े कि इन फाइल्स को जॉइंटली यूज़ किया जा सके, किसी तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू उन्हें शेयर किया जा सके, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट। द नेक्स्ट वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्करेंट एक्सेस एनोमोलीज। कॉन्करेंट एक्सेस ये होती है कि बच्चों अगर मान लीजिए आपकी डेटाबेस, अगर आपकी डेटा फाइल है जिसमें डेटा पड़ा है, उस डेटा को एक साथ कई यूज़र साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एक्सेस करें तो वो डेटा जो है वो करप्ट होने की संभावना रहती है। तो इट में भी पॉसिबल कि डेटा करप्ट हो जाए, तो क्या होगा कि वहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज यही होती हैं बच्चों की, मान लीजिए आप दो लोगों ने सेम डेटा को एक्सेस किया। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट में 5000 रुपीज़ थे जिसे 2 ट्रांजेक्शन्स ने एक साथ एक्सेस किया, या 2 यूज़र्स ने एक साथ एक्सेस किया एक सेम टाइम पर, और दोनों को उस अमाउंट को बढ़ाना था, तो दोनों ने उसको 5000 एक्सेस कर लिया। एक ट्रांजेक्शन ने उसमें 500 ऐड कर दिए और दूसरी ट्रांजेक्शन ने उसमें 100 रुपीज़ ऐड कर दिए। तो अब पहले तो 5500 स्टोर हुए और दोबारा से फिर 5100 स्टोर हो गए। तो जो करंट अमाउंट थी वो कितनी रह गई? 5100। मीन्स कि जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन ने या प्रीवियस यूज़र ने उस डेटा पर चेंजेस किए थे वो चेंजेस तो रहे नहीं, मीन्स कि उसका अपडेट तो लॉस्ट हो गया। तो ये कॉन्करेंसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो कॉन्करेंसी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। पुअर डेटा कंट्रोल। The next point is poor data control. The meaning of this point is that कि जो डेटा फील्ड्स हैं वो डिफरेंट फाइल्स में सेम डेटा के लिए डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट फॉर्मेट्स में पड़े होते हैं, डिफरेंट नेम से पड़े होते हैं। तो इट लीड्स टू अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूज़न कि सेम डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल नंबर है और वो फीस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट रोल नंबर के नाम से है, और इस
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में RN के नाम से है और एग्ज़ाम सिस्टम में किसी और नाम से है, तो मीन्स कि सेम डेटा है, सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो डिफरेंट नेम से, डिफरेंट फॉर्मेट से डिफरेंट जगह पर पड़ा हुआ है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मीन्स कि जो फाइल सिस्टम होता है उसमें जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती हैं और डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर होती हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर होती हैं। तो अगर एक न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना है किसी पर्टिकुलर फाइल पर, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क कि फ़ाइल को सर्च करना कि किस फाइल पर एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना है, उस फाइल को फिर उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ शेयर करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो होप you will understand the various disadvantages of file management system. Now we will discuss various advantages of database system. Means why we need database system, what is the need for database system. The answer of this question is derived from the disadvantages of file processing system. As I have discussed various disadvantages of file processing system like redundancy of data, duplicacy of data, inconsistency of data, isolation of data, data is not shared, integrity problem, security problem, and there are so many problems I have discussed before. Now we will discuss various advantages of database system. As we looked in the previous diagram, which is based on the file processing system, there are different applications which use different files for the same data. Means कि if there are fees management system, library management system, examination system, and all three applications were using same student detail file, then they have a separate copy of student detail file individually, which have different formats, which are designed in different languages. But in the case of database, the main idea, the main objective of database is that to keep database at one place, means कि all the same data is stored in a database at one place, and many applications can use that data for their different purposes. For example, file management system uses student detail file, library management system uses student detail file, and examination system uses student detail file. Then this student detail file is stored at one place only in the database. मीन्स कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल स्टूडेंट डिटेल फाइल का लेकर आपको समझा रही हूँ मैं। यहाँ पर और भी फाइल्स होंगी जो स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी, अदर फाइल्स भी डेटाबेस में होंगी। मीन्स डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फाइल्स, तो यहाँ बहुत सारी फाइल्स होंगी, लेकिन एट प्रेजेंट मैंने एग्जांपल स्टूडेंट डिटेल फाइल का लिया आपको समझाने के लिए। तो ये जो स्टूडेंट डिटेल फाइल है, फीस मैनेजमेंट के लिए अलग से, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग से, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए अलग से ऐसे स्टोर नहीं है, बल्कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर सेम डेटा एक ही जगह पर स्टोर्ड है और अलग अलग एप्लीकेशंस इस सेम डेटा को यूज़ कर रही हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। मीन्स की फीस मैनेजमेंट सिस्टम को फीस के लिए जो स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो ये अपनी क्वेरी जनरेट करेगा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर क्वेरी भेजेगा, और ये क्वेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना डेटाबेस पर, और जो डेटा फीस मैनेजमेंट सिस्टम को चाहिए वो क्वेरी रिट्रीव करके, वो क्वेरी एग्जीक्यूट करके उस डेटा को रिट्रीव करके रेस्पॉन्स दे देना फीस मैनेजमेंट सिस्टम को। सिमिलरली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही काम है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इसको रिक्वेस्ट भेजे क्वेरी के फॉर्म में, उसकी क्वेरी को डेटाबेस पर एग्जीक्यूट कराएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर यहाँ से जो डिजायर्ड रिजल्ट होंगे उन्हें रिट्रीव करके वापस दे देगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को। सिमिलरली एग्जामिनेशन सिस्टम भी डेटाबेस सिस्टम से ही की हेल्प से ही स्टूडेंट डिटेल्स को एक्सेस करेंगे। कहने का मतलब है, अगर सपोज कि फीस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टूडेंट डिटेल फाइल से सिर्फ इतना डेटा चाहिए कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की है उनका डेटा दिखाओ, तो इसकी एक क्वेरी जनरेट की जाएगी, डीबीएमएस की हेल्प से डेटाबेस पर एग्जीक्यूट होगी, और डेटाबेस से फिर सारा डेटा नहीं स्टूडेंट का, बल्कि बस उतना ही जो उस क्वेरी के रिजल्ट में आ रहा होगा रेस्पॉन्स के तौर पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को दे दिया जाएगा। सिमिलरली अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ये पता लगाना है कि किन स्टूडेंट्स ने बुक इशू की थी लेकिन रिटर्न नहीं की जो उनकी रिटर्निंग डेट थी तब तक, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक क्वेरी जनरेट करेगा जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की
हेल्प से डेटाबेस पर एग्जीक्यूट कराएगा और उसके रिजल्ट के रेस्पॉन्स में जो भी डेटा मिलेगा वो वापस रेस्पॉन्स की तरीके से DBMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को दे देगा। इस तरीके से मल्टीपल डेटा एप्लीकेशन सेम डेटा को यूज़ कर सकती हैं। डेटा की कोई रिडंडेंसी नहीं है, डेटा पर सेंट्रलाइज कंट्रोल है और इस सेंट्रलाइज कंट्रोल होने की वजह से, डेटा की रिडंडेंसी घट जाने की वजह से देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड जितने भी डिसएडवांटेजेस हमने फाइल सिस्टम में पढ़े, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पढ़े, वो सारे डिसएडवांटेजेस डेटाबेस सिस्टम में रिमूव हो जाएंगे और उससे भी ज़्यादा एडवांटेजेस डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो मेन थीम है वो ये है कि डेटा बिल्कुल सेपरेट हो, एप्लीकेशंस बिल्कुल सेपरेट हो, एप्लीकेशन डेटा को डेटाबेस से एक्सेस कर पाएँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से, उसकी हेल्प से, जैसे कि SQL आजकल जो मोस्ट पॉपुलर RDBMS है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है, वो है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जो आप अगर ओरेकल में पढ़े या SQL स्टार प्लस में पढ़े या माइस SQL में पढ़े, SQL सर्वर में पढ़े, सब में SQL की क्वेरीज यूज़ होती हैं। अगर आपने SQL की क्वेरीज चलाना सीख लिया तो आप सभी में SQL की क्वेरीज बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स फॉर्मेट का फ़र्क होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर डेटा होने की वजह से, डेटा की रिडंडेंसी घट जाने की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे हो गए, तो मैं इसके एडवांटेजेस वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बच्चों। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही हो गया डेटाबेस सिस्टम का कि सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर डेटा। सेकेंड पॉइंट इज रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस, और रिडंडेंसी रिड्यूस्ड हो गई क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह स्टोर है। बच्चों ने पहले आपको दिखाया ये, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट डिटेल फाइल, फीस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी तीनों एप्लीकेशन यूज कर रही हैं तो ये 3 जगह स्टोर ना होकर एक ही जगह स्टोर है, जिसकी वजह से रिडंडेंसी बिल्कुल रिड्यूस हो गई। जैसे कि आप देखेंगे कि अब ये 3 एप्लीकेशंस हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो अगर स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट डिटेल फाइल सेम एक्सेस की जा सकती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंजेस। तो इस तरीके का बेनिफिट बच्चों मिल जाएगा। और यहाँ पर रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस इसलिए कहा गया है क्योंकि कई बार हमें कुछ डुप्लीकेट फाइल्स रखनी ही पड़ती हैं फॉर बैकअप पर्पस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डेटा को डुप्लीकेट करके रखने का। तो वो एक अलग टाइप की रिडंडेंसी है। यहाँ जो रिडंडेंसी की बात की जा रही है वो इस रिडंडेंसी की बात की जा रही है कि जो एप्लीकेशन सेम डेटा को एक्सेस करेंगी वो डेटा आपका एक ही जगह पड़ा हुआ है, जगह जगह उसकी मल्टीपल कॉपीज में नहीं पड़ा हुआ। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। तो जैसे रिडंडेंसी एलिमिनेट हुई, रिडंडेंसी रिड्यूस्ड हुई, तो इनकंसिस्टेंसी अपने आप ही अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी तो रिडंडेंसी की वजह से होती है। अगर आपका डेटा एक ही सेम डेटा मल्टीपल जगह है, आपने एक जगह उसमें चेंजेस किए, बाकी जगह पर नहीं किए, तो क्या होगा, वो सारी वैल्यूज एक दूसरे की डिफरेंट हो जाएंगी और जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल की 3 फाइल्स थी और मान लीजिए स्टूडेंट का एड्रेस एक जगह चेंज हुआ तो 2 जगह चेंजेस नहीं हुए, तो क्या होगा, एक जगह स्टूडेंट का एड्रेस कुछ दिखाया जा रहा है, दूसरी जगह कुछ और दिखाया जा रहा है। तो स्टूडेंट एड्रेस, अगर सेम स्टूडेंट है, सेम रोल नंबर है, सेम सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसका एड्रेस भी हर जगह सेम होना चाहिए। अगर चेंज हुआ है तो चेंज होते समय भी सेम होना चाहिए, लेकिन वो एक जगह कोई वैल्यू दिखा रहा है, दूसरी जगह कोई वैल्यू दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी, और इस इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। रिडंडेंसी अवॉइड करते ही इनकंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाती है, क्योंकि रिडंडेंसी को एलिमिनेट करते ही इनकंसिस्टेंसी भी अवॉइड हो ही जाती है बच्चों। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका डेटा एक जगह पड़ा है और आपका कोई भी वैल्यू चेंज हुई, उस किसी भी रिकॉर्ड की कोई वैल्यू चेंज हुई, मान लीजिए स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज हो गया या स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता ही रहता है, तो स्टूडेंट के डेटाबेस में, स्टूडेंट डिटेल फाइल में उसकी एंट्री को चेंज कर दिया गया, तो फिर अब वो डिटेल्स जगह जगह ना होने की वजह से सबको कंसिस्टेंट मिलेगी। फीस मैनेजमेंट सिस्टम को भी वही डिटेल मिलेगी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी वही डिटेल मिलेगी और एग्जामिनेशन सिस्टम को भी वही डिटेल मिलेगी। और इसमें जो बात कही गई है कि रिडंडेंसी कभी कभी हो भी सकती है, कुछ फाइलें रखनी भी पड़ सकती हैं, तो मल्टीपल कॉपीज अगर हैं फाइल की तो भी इनकंसिस्टेंसी डेटाबेस सिस्टम का यूज करके नहीं आती है, क्योंकि द 4th पॉइंट इज प्रोपेगेटिंग अपडेट्स कैन बी पॉसिबल। मीन्स कि
अगर मान लीजिए मल्टीपल कॉपीज में डेटा है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि डेटा को मल्टीपल कॉपीज में रखना ही पड़े, तो डीबीएमएस हमें प्रोवाइड कराता है प्रोपेगेटिंग अपडेट्स। मीन्स कि अगर मान लीजिए एक जगह डेटा में चेंज हुआ तो वो चेंजेस सभी जगह हो जाएंगे, जहां भी कहीं जितनी भी कॉपी में वो सेम डेटा है उसकी हर एक कॉपी में वो चेंजेस हो जाएंगे। मीन्स कि डेटा सब जगह एक जैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजैक्शन सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड। ट्रांजैक्शन सपोर्ट का मतलब है बच्चों की ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। मीन्स कि बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो कभी किसी भी डेटाबेस के डेटा पर एग्जीक्यूट हो तो या तो टोटलिटी में एग्जीक्यूट हो या बिल्कुल एग्जीक्यूट ना हो। मीन्स कि अगर वो कमिट हो जाए तो पूरी तरीके से कमिट हो, नहीं तो पूरी तरीके से रोल बैक हो जाए, ऐसा हो जाए कि जैसे कि वो हुई नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीएम कार्ड लगा के पैसे निकालने ले गए। अगर आपने एटीएम कार्ड लगाया और आपके एटीएम कार्ड से आपने पासवर्ड डाला, सब कुछ किया, आपके सेविंग अकाउंट से मनी डिटेक्ट भी हो गई, लेकिन आपको नहीं मिल पाई, बीच में कुछ फेलियर आ गया जिसकी वजह से आपकी ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो पाई, तो क्या होगा बच्चों, आपकी अमाउंट तो निकल गई लेकिन आपको मिला कुछ नहीं, है ना। और अगर इसका चेक ना लगा हो, इसको अच्छे से हैंडल ना किया जाए तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अगर मान लीजिए आपको अमाउंट नहीं मिली है तो आपके अगर सेविंग अकाउंट से डिटेक्ट हो भी जाए तो भी वो रोल बैक हो जाती है, यानी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाती है, जैसे कि उस कमांड को एग्जीक्यूट किया ही ना गया हो। इसी को कहते हैं कि ट्रांजैक्शन सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड। अब द नेक्स्ट इज डेटा कैन बी शेयर्ड। डेटा कैन बी शेयर्ड का मतलब चूंकि डेटा एक जगह है तो मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल लोकेशन से उस डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। डेटाबेस में डेटा शेयर्ड भी होता है। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द सेम कॉपी ऑफ डेटा फॉर डिफरेंट पर्पजेज। The next point is integrity can be maintained. Integrity can be maintained. तो इंटीग्रिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से मेंटेन की जा सकती है बच्चों। देर आर सो मैनी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, देर आर सो मैनी इंटीग्रिटी चेक्स जो कि डेटा पर डेटाबेस क्रिएट करते समय ही लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से डेटा इनवैलिड नहीं हो पाता। मीन्स कि जैसे इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप जो एंट्री करें वो वैलिड हो, कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट लगाया जाए कि वैलिड एंट्री हो। मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की एज 30 से 60 के बीच है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 30 से बिलो एज के या 60 से अबव एज का कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा। ऐसे चेक्स लगाए जाएं जिसकी वजह से इस तरीके की एंट्री हो ही ना पाए। तो इस तरीके की फैसिलिटी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो मीन्स कहने का यह है कि कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट, कुछ ऐसी चेक कंस्ट्रेंट लगे। आप आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट। तो बच्चों इस तरीके से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होती हैं जो एनफोर्स की जाती हैं डेटा पर, जिससे कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। सिक्योरिटी कैन बी एनफोर्स्ड। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटाबेस को सिक्योर बनाया जा सकता है। बच्चों बहुत ज़रूरी है डेटा को सिक्योर करना, क्योंकि डेटा जो है सबका अपना पर्सनल डेटा भी होता है और उसकी सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट के डिटेल्स सबके लिए लीक हो जाए तो कितनी गलत बात होगी। मान लीजिए हमारी कंट्री का डेटा आउटसाइड कंट्री लीक हो जाए तो कितनी गलत बात होगी। तो डेटा की सिक्योरिटी जो है वो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है। और उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है, उसको ऐसे सिक्योर किया जा सकता है आईडी और पासवर्ड के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे किसी एग्ज़ाम का फॉर्म ही भर रहे हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है। आप उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही उस साइट को खोल पाते हैं। तो आपको कितना डेटा देखने के लिए मिलता है, सिर्फ उतना ही जितना आपसे रिलेटेड है। मीन्स कि आपका फॉर्म, आपकी डिटेल, आप किसी और का डेटा या सारा डेटा तो उस साइट का नहीं देख पाते हैं। एक चेक्स लगे होते हैं कि ऑथराइज्ड यूज़र ही डेटा को एक्सेस कर पाए। हर एक यूज़र के लिए डेटा जो है वो डिफाइंड हो, सभी यूज़र सब तरीके का डेटा ना एक्सेस कर लें, सबके लिए एक पर्टिकुलर डिफाइंड हो कि कितना डेटा किसको देना है। दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड कराता है। मीन्स कि किसी एंटरप्राइज में दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो मोर प्रायोरिटी की, एक लेस प्रायोरिटी की। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ट फॉर एंटरप्राइज चूज करके जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो उसको फास्ट ट्रैक पर डेटा प्रोवाइड कराता है, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उससे स्लो रेट पर डेटा प्रोवाइड कराता है। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम भी
करता है। ईज ऑफ एक्सेसिंग डेटा, चूंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपना एक क्वेरी सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें आप इजीली क्वेरी लिख सकते हो, किसी भी डेटाबेस की किसी भी फाइल से डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हो जैसा डेटा आपको चाहिए। जैसे कि मुझे वो सारे नेम चाहिए जिनका फर्स्ट लेटर ए है, तो मैं क्वेरी लिख दूंगी कि सेलेक्ट ऑल नेम्स वेयर द फर्स्ट लेटर। इसका अपना अपना फॉर्मेट होता है, आप सीखेंगे स्टार्ट फ्रॉम ए, तो वो सारे नाम आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट हैं। या मैं ये क्वेरी करना चाहूँ कि वो सारे एम्प्लॉय जिनकी एज 30 से ऊपर है उनका रिकॉर्ड आ जाए, तो मैं क्वेरी लगा सकती हूँ कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डेटाबेस टेबल वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। तो इस तरीके से बच्चों क्वेरी सिस्टम होता है जिससे डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। सिंपल एक क्वेरी चलानी है, कोई प्रोग्राम नहीं लिखना, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनानी, कोई डेटा नहीं क्रिएट करना। डायरेक्ट एक क्वेरी लिखो और डेटा पर एग्जीक्यूट करके आपको मनचाहा डेटा मिलेगा। दैट इज ईज ऑफ एक्सेसिंग डेटा, जो कि फाइल सिस्टम में कभी नहीं होता। फाइल सिस्टम में अगर आपको एक छोटी सी भी बात लिखनी है तो उसे प्रोग्राम में ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम ही डेवलप करना पड़ेगा। The concurrency control can be applied, which is very very important. Concurrency control, जब डेटा शेयर्ड होता है तो concurrent events होती ही हैं, मीन्स कि multiple users can access data at the same time। और जब मल्टीपल यूजर्स सेम डेटा को सेम टाइम पर एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन है जो एक यूजर ने एग्जीक्यूट की, जो कि अमाउंट चेंज कर रही है बैंक के अकाउंट में, और एक उसमें 500 ऐड करेगा और एक उसमें 400 ऐड करेगा। और मान लीजिए दोनों ट्रांजेक्शन ने सेम टाइम पर अमाउंट उठाई और इनिशियली अमाउंट थी 500, तो एक ट्रांजेक्शन ने उस 500 में क्या ऐड कर दिया, 400 ऐड कर दिया, तो अब डेटा कितना हो गया 900। लेकिन चूंकि कॉन्करेंट एक्सेस हुई थी, दोनों ही ट्रांजेक्शन ने सेम डेटा को एक साथ रीड किया था, तो 500 दोनों ने, ट्रांजेक्शन 1 ने भी ट्रांजेक्शन 2 ने भी, दोनों ने ही 500 एक्सेस किया। लेकिन ट्रांजेक्शन 1 ने इसमें 400 ऐड करके 900 लिखा, ट्रांजेक्शन 2 ने इसमें 500 ऐड करके 1000 लिख दिया। तो रिजल्ट तो होना चाहिए था क्या, 1400, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन 1 ने 400 ऐड किए वो भी तो आने चाहिए थे। लेकिन चूंकि डेटा रीड करते समय एक साथ रीड हो गया था, तो जो पहली वाली ट्रांजेक्शन के अपडेट थे वो दूसरी वाली ट्रांजेक्शन को मिले ही नहीं। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई कि मीन्स कि अगर एक साथ एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किसी डेटा को एक्सेस करना चाहती हैं तो रीड कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीड करके राइट करेंगी तो प्रॉब्लम होगी। राइट कर रही हैं, दोनों राइट कर रही हैं तो प्रॉब्लम होगी। मीन्स कि या रीड राइट की प्रॉब्लम होती है जिसके सॉल्यूशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। आप आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में बच्चों। The next point is standards can be enforced. Standards can be enforced का मतलब है कि जब हम डेटाबेस एक जगह बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो पहले सोचते हैं कि हम अपने डेटा का क्या नाम रखेंगे। मीन्स कि हमारे यूज़र के फील्ड्स होंगे तो उनके नेम क्या होंगे, हमारी टेबल का नाम क्या होगा, कंस्ट्रेंट लगाएंगे उसका नाम क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने भी आपको बताया, नेमिंग कन्वेंशन, कि मतलब हम किस तरीके से नाम रखेंगे। स्टूडेंट नेम के लिए डेटा स्टोर करें तो हम स्टूडेंट नेम, कुछ ऐसा फील्ड ले नेम जो कि हमारे लिए डेस्क्रिप्टिव हो, बताए कि हाँ हम स्टूडेंट नेम स्टोर कर रहे हैं। टेबल है, मान लीजिए स्टूडेंट की डिटेल, हम पर्सनल डिटेल डाल रहे हैं तो स्टूडेंट पर्सनल डिटेल फाइल ऐसा नाम रख दें। जैसे हम लाइव बुक की डिटेल डाल रहे हैं तो बुक डिटेल फाइल ऐसा नाम रख दें। कहने का मतलब है नाम ऐसे रखें फील्ड के, फाइल्स के, टेबल्स के, जो कि उसके पर्पस को भी एक्सप्लेन करें, जिससे कि हमें बात समझ में आ जाए नाम देखते ही कि ये इस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। द लास्ट वन इज डेटा इंडिपेंडेंस, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बच्चों। तब पढ़ेंगे जब मैं आपको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं एक बार फिर से डेटा इंडिपेंडेंस बताऊंगी। तो डेटा इंडिपेंडेंस एज द नेम इंडिकेटेड, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, मीन्स कि डेटा की स्वतंत्रता हो एप्लीकेशन प्रोग्राम से। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स द इम्यूनिटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम टू चेंज द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेस स्ट्रेटेजी ऑफ डेटा विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। मीन्स कि जैसे कि फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर हमें डेटा में कुछ भी चेंज करना है, या तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज करनी है, या उसका लॉजिक चेंज करना है, या उसकी एक्सेसिंग स्ट्रेटेजी कुछ भी चेंज करना है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही चेंजेस करके किया जा सकता है। और डेटाबेस सिस्टम में डेटा पर पूरा कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है
डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम का यूज़ करके डेटा को किसी भी तरीके से चेंज किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसकी एप्लीकेशन प्रोग्राम बिल्कुल सेपरेट है, उसको डेटा को चेंज करने के लिए, डेटा की स्ट्रक्चर, स्टोरेज स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजीज को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कहलाती है डेटा इंडिपेंडेंस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अब मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाई है बच्चों, जिसको मैं आपको इसी वीडियो के साथ दे रही हूँ, जिससे कि आप अपने नोट्स बना लो, आपको इधर उधर बुक्स में ना देखना पड़े, डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लो। This PPT is for your notes. There are several questions which are related to file system and database system, advantages of database system, disadvantages of file processing system, comparison between file system and database system, means file system versus database system, or what is the need of database system, why we need database system. All the questions have the same answer, which I have given here in the written form for your notes. I have explained it before. You can write your notes from this PPT, which I have given to you with my video. If you have any doubts, any queries, you can ask me in the comment box. I have explained them with the example. I try to write them in simple and easy language so that you can understand easily. If you have any doubt, any problem, if any point is confusing for you, you can ask me in the comment box.